Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आज जो बात होगी लॉन्ग क्वेश्चन की होगी, बड़े क्वेश्चन की होगी, उत्तरीय प्रश्न की होगी। इस प्रश्न के अंतर्गत जो आपके जो स्टेटमेंट होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, लार्ज होंगे और हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम क्या हैं, कैसे ये तकनीक हम विकसित करते हैं, कौन कौन से स्टेप का इसमें प्रयोग किया जाता है। मैंने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि आपको इस लॉन्ग क्वेश्चंस के कंसेप्ट को सरल व आसान भाषा में समझाया जाए। तकनीक की हम बात करें कि कैसे इस तकनीक को हम विकसित करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है, तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम क्या हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहला जो प्रक्रम है वो हम कहते हैं डीएनए का पृथक्करण। सबसे पहले किसी कोशिका के भीतर से एक फ्रेश और शुद्ध डीएनए अलग करना होता है। यह प्रक्रिया हम कैसे कर सकते हैं भाई? तो कोशिका के अंदर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं, वसा हैं, बहुत तरह के और भी तरीके के आपके पास कोशिकांग वगैरह हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो उससे हम डीएनए को कैसे अलग करेंगे? तो इसके लिए हम एंजाइम का सहारा लेते हैं और आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए में समझ सकते हैं कि कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया में कुछ एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं जो शुद्ध डीएनए को अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब शुद्ध डीएनए को अलग करने में ये भूमिका निभाते हैं और ऐसे एंजाइम ये इस प्रकार से हैं। सेलुलेज एक एंजाइम है। अगर हम पादप कोशिका की कोशिका भित्ति हटाना चाहते हैं तो हमें सेलुलेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम काइटिनेज की बात करें तो ये कवक की कोशिका भित्ति को हटाता है। ठीक वैसे ही प्रोटीएज प्रोटीन के लिए, लाइपेज वसा के लिए, आरएनएज आरएनए के लिए, न्यूक्लिएज न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के लिए। यानी अब हमें कोशिका से डीएनए निकालने में कोई परेशानी नहीं है। हमने कोशिका से डीएनए को निकाल लिया है और निकालने के बाद चिल्ड अल्कोहल में रख दिया है। एक ठंडे अल्कोहल में निकाला हुआ डीएनए हम रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया है कि भाई ठंडे अल्कोहल में क्यों रख दिए, पानी में रख देते, ठंडे पानी में रख देते तो डीएनए जो है वो पानी में घुल जाएगा भाई, तो अल्कोहल में घुल नहीं सकता। ठीक है, तो उसका एक क्रिस्टल बने, वो प्रेसिपिटेट बने, इसलिए हम उसे चिल्ड अल्कोहल में रखते हैं। अब चिल्ड अल्कोहल में जब डीएनए को हम रखेंगे ना तो ये एकदम धागा नुमा तैरता डीएनए नजर आएगा। तो देखने के लिए इसे चिल्ड अल्कोहल में रखा जाता है क्योंकि डीएनए जो है अल्कोहल में घुलनशील नहीं है। तो ये है हमारा पुनर्योगज डीएनए का प्रक्रम और इसी प्रक्रम में हम बात करते हैं अगले स्टेप की कि अगला कौन सा स्टेप हम लेके आएंगे जिससे इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। पहले प्रोसेस में जहां हमने डीएनए को कोशिका से अलग किया, अब जो अलग किए गए डीएनए हैं उसमें हम प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से टुकड़े की जिस खंड की आवश्यकता है उसे हम काटेंगे। और अगर आपको प्रतिबंधन एंजाइम से संबंधित कंसेप्ट को समझना है तो हमारे पुराने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी आप इसको सकते हैं। मेरी कोशिश है कि एक शॉर्ट वर्सन में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कराया जाए। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वैसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के खंडों को काटने का काम करते हैं। और चूंकि ये डीएनए के खंडों को काटते हैं इसीलिए हम इसे आणविक कैंची कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स करते हैं। और इन एंजाइम की सहायता से हम डीएनए के खंड को जैसे आवश्यकता है वैसे काट लेते हैं। अमूमन छोटा सा कंसेप्ट आप ऐसे ही प्राप्त करेंगे। अब आगे अगर हम देखें कि अब हमारे पास जो डीएनए को अलग किया, अब डीएनए का जो टुकड़ा काटना था टुकड़ा काट लिया। अब इस टुकड़े का हमको मिलियंस ऑफ कॉपी बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करना है। तो अब हमें जाना होगा पीसीआर के पास और पीसीआर का भी वीडियो मैंने एक फ्रेश शॉट बनाया है, आप उसको जरूर ध्यान से देख के समझ सकते हैं। अगर साधारण बात में कहें तो पीसीआर भैया एक मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसे कहते हैं। और यह जो है डीएनए के या जीन का एम्प्लीफिकेशन करता है, ढेर सारा कॉपी तैयार करता है। और ये जो मशीन है इस पूरी प्रक्रिया को 3 स्टेप में कंप्लीट कर देता है। एक को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। इसमें क्या करते हैं तो लगभग 90 से 92 डिग्री तापमान पर डीएनए के द्विलड़ीय संरचना को जब हम रखते हैं तो उच्च तापमान के प्रभाव से डीएनए के बीच का जो
स्ट्रैंड के बीच में, लड़ियों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और टूटने से डीएनए की दोनों लड़ियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। दूसरा प्रोसेस होता है एनीलिंग, जिसे हम कहते हैं तपानुशीलन। इस प्रक्रिया में हम 48 से 52 डिग्री तापमान के आसपास जो अलग हुए डीएनए के खंड हैं उसमें आरएनए का प्राइमर जोड़ देते हैं और यह प्रक्रिया कंपैरेटिवली कम तापमान में विकसित की जाती है। अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करें तो वह होता है एक्सटेंशन। पीसीआर से जीन संवर्धन का आखिरी चरण होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और यह एंजाइम लगभग 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में डीएनए के खंडों का विस्तृतीकरण या प्रसार कराता है और ऐसा 30 साइकिल कंप्लीट होते ही हम डीएनए के बिलियंस ऑफ सेगमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था वो था पीसीआर से जीन का संवर्धन और यह काम हम पीसीआर उपकरण के सहायता से कर रहे थे। अब आता है नंबर 4 कि ये जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे उसकी ढेर सारी कॉपी हमें तैयार हो गई है। अब वो जो कॉपी है उसको हमको ट्रांसफ़र करना है, तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? वेक्टर का सहारा लेंगे, वेक्टर का सहारा नहीं लेंगे। तो इस लेसन में मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र, बिना वेक्टर के भी हम जीन को डायरेक्टली विशेषकर पादप कोशिका में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए आपको समझना होगा, वैसे तो माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो समझाया गया है वो जीन गन या जीन बंदूक को लेके समझाया गया है। जीन गन पे भी मेरे एक शॉर्ट वीडियो है, उसको आप आसानी से देख के शॉर्ट नोट वहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर हम जीन गन की बात करें तो नाम से ही लग रहा है जीन बंदूक, ये कोई बंदूक जैसे दिखने वाली संरचना है। इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए या जीन का जो सेगमेंट है उसके ऊपर गोल्ड का या टंगस्टन का लेप लगा देते हैं, एक तरीके से बुलेट तैयार कर लेते हैं और एकदम बंदूक की भांति फायर करके कोशिका के भीतर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको क्लास 12 के एग्ज़ाम में लिखने के लिए ये बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं इन छोटे छोटे सहज सरल सब आप अपने आंसर को बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो जीन गन के द्वारा बिना वेक्टर के भी हम जीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अंतिम जो स्टेप होता है वो होता है टेस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। जो पुनर्योगज हम चाहते थे, जिस कॉम्बिनेशन को हम पहले विकसित करना चाहते थे, उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं। ये आखिरी स्टेप होता है और अगर यह जांच पड़ताल सब कुछ सही हो गया तो एक क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे फिर यूज किया जाता है। और आज के डेट में आप जानते हैं कि मानव निर्मित इंसुलिन, जिसे आप ह्यूमलिन कहते हैं, इसी तकनीक का ही एक सहारा है। जीन थेरेपी इसी तकनीक से विकसित कर रहे हैं हम लोग। और भी बहुत तरीके के वैक्सीन, दवाइयाँ, टीके, एडवांस एंटीबायोटिक इत्यादि का निर्माण भी इन तकनीक से किया जा रहा है। तो 5 नंबर के लिए क्लास 12 के एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम को बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई शब्द आपको समझने में परेशानी होती है तो इस टॉपिक से संबंधित हमारे शॉर्ट्स डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन पे आप देख सकते हैं और क्लास 12 में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं।